हे गाइस, गुड इवनिंग। सो रिवीजन की 9 अप्रैल की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो चलिए आज की फर्स्ट न्यूज स्टार्ट करते हैं। दैट इज द अपॉइंटमेंट ऑफ द एड हॉक जजेस टू फिल पेंडेंसी ऑफ केसेस इन द हाई कोर्ट। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज है पॉलिटी एंड गवर्नेंस में कवर होगी अंडर GS2। फाइन। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं एड हॉक जजेस का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन है। देखो एड हॉक जजेस का मतलब क्या होता है, टेम्परेरी टाइम के लिए हम उनको अपॉइंट करते हैं। ठीक है, अब ये कर सकते हैं हम एड हॉक जजेस को सुप्रीम कोर्ट में जो हम अपॉइंट करते हैं वो अंडर आर्टिकल 127 करते हैं, और हाई कोर्ट में जो एड हॉक जजेस को अपॉइंट करता है वो अंडर आर्टिकल 224 या 224A करता है। अब क्या होता है अंडर आर्टिकल 127 में क्या होता है, देखो कभी कभी क्या होता है क्योरम की कमी होती है, मतलब कि किसी भी केस को सुनने के लिए कोई मिनिमम नंबर की जब कमी होती है तो उस लैक ऑफ क्योरम को एड्रेस करने के लिए क्या किया जाता है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो क्या करता है, प्रेसिडेंट के कंसल्ट के साथ या फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के साथ कंसल्ट करके क्या करता है, एक एड हॉक जज को क्या कर सकता है, एज एन जज अपॉइंट कर सकता है। इसके अलावा क्या है, अंडर आर्टिकल 224 और 224A में एडिशनल वो जो एक्टिव जज है उसको हम अपॉइंट कर सकते हैं। कब, कितने तक के लिए, 2 साल से ज़्यादा के लिए हम अपॉइंट नहीं कर सकते, या फिर जब तक उसकी जो एज है 62 ईयर्स तक कंप्लीट नहीं हो जाती। जो भी पहले हो जाता है तो वो क्या कर सकता है, हम उसको हटा देंगे। बस सिंपल बात ये कि हाई कोर्ट में हम जो अपॉइंट करते हैं वो जो एडिशनल जज को करते हैं वो 2 साल तक ही कर सकते हैं, और उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, वो भी टेम्परेरी बेसिस पर। ठीक है, मतलब अगर ऐसा होता है ना टेम्परेरी एकदम से नंबर ऑफ केसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है, तो उस ऐसे चीज को एड्रेस करने के लिए हम टेम्परेरी टाइम पे कुछ जजेस को अपॉइंट कर देते हैं। फाइन। अब देखते हैं न्यूज़ में क्या है। अभी क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को बोला है कि हमें एडिशनल जजेस को अपॉइंट करना चाहिए एड हॉक बेसिस पर टेम्परेरी टाइम में, किसमें, हाई कोर्ट्स में अंडर आर्टिकल 224A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, विच कैन बी डन ओनली आफ्टर, और वो कैसे होगा, अगर आप सबसे पहले जो जजेस की रेगुलर वैकेंसी है उनको फाइल करो, ठीक है, फिल करो सॉरी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले भी सेंटर के व्यूज मांगे थे कि आप मुझे ये बताओ कि आप कब एड हॉक हाई कोर्ट के एड हॉक जजेस को अपॉइंट कर रहे हो, सो दैट जो इतने ज़्यादा जो केसेस आ रहे हैं, पेंडेंसी केसेस बढ़ रही हैं, उनके प्रॉब्लम को टैकल कर सको। ठीक है, इसमें जो टॉप कोर्ट है उसने क्लैरिफाई किया कि अभी क्या है, ऐसा इशू होने के लिए दैट द आइडिया बिहाइंड द टेम्परेरी जजेस इन द हाई कोर्ट इमिनेटेड फ्रॉम द नेसेसिटी ऑफ अर्जेंटली डीलिंग विद द मैसिव पेंडेंसी ऑफ द कोर्ट। सिंपल बात ये कि देखो जो टेम्परेरी जजेस का हमारे पास प्रोविजन है उससे क्या होता है, सपोज करो कोई आपको अर्जेंट कोई केस है, ठीक है, उसको आपको करना है, ठीक है, तो आप टेम्परेरी जजेस को अपॉइंट कर सकते हो, एंड इट कुड नॉट बी अंडरस्टूड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर अ रेगुलर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको रेगुलर अपॉइंटमेंट, मतलब कि आप उन दोनों चीज़ों को कंफ्यूज नहीं कर सकते कि हमें रेगुलर अपॉइंटमेंट मतलब कि जो वैकेंसी है वो नहीं है तो इस वजह से केस पेंडिंग है। नो डाउट ऐसा है, लेकिन सिंपल बात ये कि हम इन दोनों चीज़ों को, लेकिन कोई अगर केस ऐसा है जिसको अपने अर्जेंट करना है, टैकल करना है, तो उसके लिए हम टेम्परेरी जज को क्या कर सकते हैं, मतलब कि अपॉइंट कर सकते हैं, इट इज़ नॉट एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर अ रेगुलर। ठीक है, कोर्ट ने ये भी बोला है कि गाइडलाइंस रखी जाएंगी कि किस तरह से आप एड हॉक जजेस को अपॉइंट कर सकते हो बाय द कंसीडरिंग क्राइटेरिया लाइक पेंडेंसी फिगर, वैकेंसी सिचुएशन। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए हाई कोर्ट्स में अभी तक 40 लाख से भी ज़्यादा जो केसेस हैं वो पेंडिंग पड़े हैं अकॉर्डिंग टू नेशनल जुडिशियल डाटा के। ठीक है, 1 अप्रैल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हाई कोर्ट में नियर अबाउट 411 रेगुलर जजेस की वैकेंसी है, अगेंस्ट द जो जुडिशियल स्ट्रेंथ है 1080, मतलब 1080 स्ट्रेंथ है, और जिसमें से जो केस जो वैकेंसी है वो कितनी है, 411। ठीक है, तो गाइस इतना आपको पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है, आज गाइस ऐसा है ना मुंह में थोड़ा सा छाले हो रहे हैं जिस वजह से मुझे थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो इसलिए मैं ज़्यादा वीडियोज़ भी नहीं लेते आई। नेक्स्ट है गवर्नमेंट नोटिफाइड कॉपीराइट अमेंडमेंट रूल्स 2021। ये जो हमारी न्यूज़ है इकोनॉमिक में कवर होगी, ठीक है, इकोनॉमी में कवर होगी अंडर GS3। अभी क्या रिसेंट अमेंडमेंट किया गया है, देखो आपको पता होगा कॉपीराइट एक तरह का क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, आपको पता है जिसको प्रोटेक्टेड किया जाता है अंडर इंडियन लॉ, सो दैट हम क्या कर सके, जो ओरिजिनल जिस बंदे का वर्क है हम वो जो उसकी ऑथरशिप है उसको प्रोटेक्ट कर सकें। ठीक है, अब इसके अंदर क्या आता है, कोई भी लिटरेरी वर्क हो गया, चाहे वो कंप्यूटर प्रोग्राम से रिलेटेड हो, टेबल्स हो, कंपाइलेशंस हो, कंप्यूटर डाटाबेसेस हो, चाहे वो वर्ड्स में एक्सप्रेस हो, कोड्स में, स्कीम्स में, या किसी भी अदर फॉर्म में। ठीक है, इंक्लूडिंग अ मशीन रीडेबल में। मतलब कि सिंपल बात यह है जो आपका अपना ओरिजिनल वर्क है उसको आपको प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, इसके अलावा कोई भी ड्रामेटिक, म्यूजिकल, आर्टिस्टिक वर्क हो गया, सिनेमा कैटेगरी फिल्म्स या साउंड रिकॉर्डर, आपने देखा होगा आप कभी कभी किसी गाने को यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि उस पर कॉपीराइट का इशू आ जाता है। राइट, इवन कभी कभी आप किसी फिल्म की कॉपी नहीं कर सकते, अगर आप करते हो तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर परमिशन चाहिए होती है। ठीक है, इंडिया में जो कॉपीराइट डिजाइन है वो किसके द्वारा गन किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, कॉपीराइट एक्ट 1957 और साथ में कॉपीराइट रूल 2013। इंडिया सिग्नेटरी है किसका, बर्न रिजोल्यूशन का, ट्रिप्स का आपको पता है हम काफ़ी बार पढ़ते हैं, ट्रेड रिलेटेड एक्सपेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जो WTO एक एग्रीमेंट है जो जिसके अंदर ये कि ये ग्लोबल ट्रीटी है जिसमें क्या करता है
वेरियस फॉर्म्स ऑफ जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उनको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं ग्लोबली। फाइन। अब रिसेंट अमेंडमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये कि हम क्या कर सके, जो भी हमारे डिजिटल एरा में जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है उसको स्मूथ वे में चलते रहे विदाउट एनी मतलब कि फ्लोज। फाइन। इसके अलावा क्या हम क्या कर सके, टू डील विद द अनडिस्ट्रीब्यूटेड रॉयल्टी अमाउंट एंड हम इलेक्ट्रॉनिक और जो ट्रेसेबल पेमेंट मेथड है उनको यूज़ कर सके वाइल कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रॉयल्टीज। इसके अलावा अकाउंटेबिलिटी बना के रखें, ट्रांसपेरेंसी बना सके कॉपीराइट सोसाइटीज की। इसके अलावा कॉपीराइट रूल्स को हार्मोनाइज करने के लिए विद द प्रोविजंस ऑफ फाइनेंस एक्ट 2017 वो कॉपीराइट बोर्ड को मर्ज किया जाएगा किसका, अपीलेट बोर्ड। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, कुछ जो कॉपीराइट रूल्स हैं उनके प्रोविजंस को फाइनेंस एक्ट का जोड़ रहे हैं, तो इसलिए इन दोनों के रूल्स को क्या किया जाएगा, सॉरी कॉपीराइट बोर्ड और अपीलेट बोर्ड को मर्ज किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ है स्टेट वाइज प्लानिंग एक्सरसाइज बिगिंस फॉर 21-22 अंडर जल जीवन मिशन। फाइन। ये जो हमारी न्यूज़ है गाइस आप देख सकते हो, ये हमारी मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर में करी जाएगी, ये सोशल इश्यूज़ में भी कवर हो सकती है। ठीक है, अब ये जो स्टेट एक्शन प्लान है वो किसके द्वारा प्रिपेयर किया है, रिस्पेक्टिव स्टेट्स एंड यूटीज़ के द्वारा। ऑब्जेक्टिव इसका ये कि हम क्या कर सके, 100% हाउस होल्ड जितने भी घर हैं उनको हम टैप वाटर कनेक्शन प्रोवाइड कर सकें और जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर सिक्योरिटी का जो ओवरऑल ड्रिंकिंग वाटर सिक्योरिटी का गोल है उसको अचीव कर सकें। ये जो मास्टर प्लान है इसका एम ये कि हम क्या कर सकें, जो भी नंबर ऑफ स्कीम्स हैं, ठीक है, जैसे मतलब कि उनकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, दिस इज द मास्टर प्लान विद डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ऑन नंबर ऑफ स्कीम्स टू बी retrofitted, न्यू स्कीम्स टू अचीव सैचुरेशन along with the timelines to initiate and complete the schemes on the ground। ठीक है, इसमें क्या हमें ट्रांसपेरेंसी लेके आनी है और जल जीवन मिशन बोर्ड को हम डेवलप करेंगे जहाँ पे एक ऑनलाइन प्रोग्रेस होगी, मतलब किस तरह से आप इंप्लीमेंट कर रहे हो ये सब ऑनलाइन होगा और देखा जाएगा कि होम्स में क्या टैप वाटर सप्लाई का स्टेटस है, मिल भी रहा है नहीं मिल रहा, इन सबको हम मॉनिटर करते हैं। 2021-22 में 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा मतलब कि प्लान किया गया है जिसमें हम कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे फॉर इंश्योरिंग टैप वाटर सप्लाई टू रूरल में। सिंपल बात है, ताकि हम हर रूरल घर में क्या कर सके, वाटर कनेक्शन दे सके, तो 1 लाख करोड़ रुपये क्या किया जाएगा, खर्च किया जाएगा। जल जीवन मिशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, 2019 में लॉन्च किया गया था, सो दैट हम क्या करें, हर घर नल से जल, मतलब कि हर एक घर में टैप कनेक्शन वाटर प्रोवाइड कर सके, वो भी मतलब ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, सेफ वाटर 2014 तक। ठीक है, कंपोनेंट्स के इसके अंदर हमें क्या करना है, डेवलप करना है इन विलेज पाइप वाटर सप्लाई स्ट्रक्चर, रिलायबल ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज। ठीक है, और एग्जिस्टिंग जो सोर्सेज हैं उन्हें हमको क्या करना है, स्टार्ट मर्ज करना है, सो दैट हम वाटर को लॉन्ग टर्म तक लोगों तक सप्लाई पहुँचा के रखें। ग्रे वाटर मैनेज करना है, जो भी आपका वेस्ट वाटर होता है उसको ट्रीट करना है, जो भी आपका घरों से निकलता है। ठीक है, इसके अलावा आपको जो यूटिलिटीज़ को डेवलप करना है, वाटर क्वालिटी लैबोरेटरीज होंगे जो आपके वाटर की क्वालिटी को टेस्ट करेंगे, वाटर क्वालिटी टेस्टिंग एंड सर्विलेंस होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नॉलेज सेंटर, कैपेसिटी बिल्डिंग, ये सब क्या होगा, इन सबको डेवलप किया जाएगा। फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है इफको अदर फर्म्स हाइक फर्टिलाइजर प्राइजेस साइटिंग कॉस्टली रॉ मटेरियल। फाइन। ये जो हमारी न्यूज़ है साइज इकोनॉमी में कवर होगी, वो भी अंडर एग्रीकल्चर सेक्शन। अभी क्या, जो इंडिया की लार्जेस्ट फर्टिलाइजर मेकर जो कंपनी है इफको लिमिटेड, दैट इज द इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, इसमें क्या है काफ़ी ज़्यादा फर्टिलाइजर्स के प्राइस को बढ़ाया है। ठीक है, क्यों, क्योंकि नियर अबाउट जो इसका जो रॉ मटेरियल लगता है, ऑफकोर्स कोई सी भी प्रोडक्ट को बनाने में रॉ मटेरियल लगता है, तो इसका जो रॉ मटेरियल है दैट इज द डाई अमोनियम फॉस्फेट, इसके प्राइस में नियर अबाउट 58.33% हाइक हुआ। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम मतलब कि ये तो आपको पता है 3 तरह के मेनली हमारे बनता है NPK, ठीक है, नाइट्रोजन, यूरिया भी बोलते हैं, फॉस्फोरस और पोटेशियम। ठीक है, तो ये जो फॉस्फोरस बनाने के लिए रॉ मटेरियल है ना, इसके अलावा जो न्यू रिटेल प्राइसेज हैं डिफरेंट के NPK तभी बताया, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटैश और सल्फर, इन फर्टिलाइजर्स के भी जो प्राइस हैं रिटेल प्राइस मतलब कि जो कस्टमर को मिलेंगे उनको भी बढ़ाया नियरली 46% से, मतलब कि नियरली 50% जो प्राइसेस था वो इंक्रीज हो गया। रीजंस क्या है फर्टिलाइजर के प्राइस में इंक्रीज होने के? सबसे पहले कि जो इंटरनेशनल प्राइस है ऑफ इम्पोर्टेड एमोनिया और फॉस्फोरिक एसिड, उनका प्राइस में इंक्रीज हुआ है। इसके अलावा फर्टिलाइजर की डी कंट्रोल्ड सेल है, मतलब कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में फर्टिलाइजर की सेल हो गया। इम्पैक्ट क्या होगा इससे, क्या होगा, डीजल प्राइस भी बढ़ेंगे और जो इनपुट कॉस्ट है इंक्रीज होगी फार्मर्स की, और ऑफकोर्स आउटपुट कॉस्ट भी बढ़ेगी। ठीक है, गवर्नमेंट पे प्रेशर में कि क्योंकि अब उन्हें मिनिमम सपोर्ट और देनी पड़ेगी क्रॉप्स के लिए टू बी प्लांटेड, मतलब, और इसकी वजह से जो गवर्नमेंट का जो फिस्कल डेफिसिट है, जो ट्रेजरी से पैसा और निकलेगा, इससे इन्फ्लेशन बढ़ सकती है। हाई फर्टिलाइजर की वजह से क्या होता है, RBI का जो टास्क था इंटरेस्ट रेट को लो रखने का, वो खुद एक तरह से चैलेंज आ सकता है। ठीक है, हाईवर स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ अवेलेबल फर्टिलाइजर को स्पेशली यूरिया और PNK फर्टिलाइजर की 21 ग्रेड को फर्टिलाइजर फार्मर्स तक अवेलेबल कराती है सब्सिडाइज प्राइसेस में थ्रू फर्टिलाइजर्स जो मैन्युफैक्चर करते हैं इम्पोर्टेंट। ठीक है, यूरिया का प्रोवाइड किया जाता है फार्मर को किस प्राइस पे, जो भी नोटिफाई किया है MRP पे। इसके अलावा फॉस्फेट और पोटैश फर्टिलाइजर है वो गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करती है उसके लिए न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी में। सिंपल बात यह, यूरिया तो फार्मर्स खरीदते हैं MRP पे, जबकि
फॉस्फेट और पोटैश जो फर्टिलाइजर्स है वो खरीदते हैं न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी में, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी क्या है। इसको 2010 में लॉन्च किया गया था। इसके अंदर क्या है, हम क्या करते हैं एनुअली, मतलब कि एक साल में एक फिक्स्ड सब्सिडी प्रोवाइड कर देते हैं सब्सिडाइज फॉस्फेटिक और पोटेशिक फर्टिलाइजर पे, डिपेंड करता है उसके न्यूट्रिएंट कंटेंट, ठीक है। अभी हमने पढ़ा 21 ग्रेड्स हैं इसके भी ना, तो डिपेंड करता है किसमें न्यूट्रिएंट कंटेंट है, उसके लिए फिक्स सब्सिडी हमने सेट कर रखी है, ठीक है। सब्सिडी कौन देता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किनको, पोटैश और फॉस्फोरस फर्टिलाइजर कंपनीज को, जो क्या करते हैं फार्मर्स तक फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करती है एट अ सब्सिडाइज्ड एमआरपी, जो कि स्पेशल लोअर होता है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लॉन्चेस सार्थक द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन प्लान फॉर स्कूल एजुकेशन। ये जो हमारा न्यूज़ है सोशल इश्यूज में कवर होगा। अभी क्या सार्थक की फुल फॉर्म पढ़ते हैं। सबसे पहले नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, ठीक है, आपको पढ़ा होगा, आपने काफ़ी बार पढ़ा होगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का एम ये है कि हम क्या कर सके, अपने स्कूल और हायर एजुकेशन सिस्टम का जो ट्रांसफॉर्म कर सके, उसका जो स्ट्रक्चर है उसको रिफॉर्म कर सकें। विजन क्या है इसका, विजन ये कि हमें जो एजुकेशन सिस्टम है वो इस तरह से बनाना है कि हम वाइब्रेंट नॉलेज प्रोवाइड कर सके सोसाइटी में, हाई क्वालिटी एजुकेशन सबको पहुंचा सके टू ऑल, ठीक है। डीप सेंस ऑफ रिस्पेक्ट पहुंचा सके। एक बच्चों में, बच्चे तक पढ़ लेते हैं लेकिन उनमें इतना डेवलप नहीं होता ये रिस्पेक्ट टुवर्ड्स द फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज, कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज, बॉन्डिंग विद वंस कंट्री, ये सब हम डेवलप कर सके। अवेयरनेस को डेवलप कर सके कि आपका क्या रोल है, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आप किस तरह से वर्ल्ड को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा हमने उनमें स्किल्स डालनी, वैल्यूज डेवलप करनी है, ठीक है, जो दैट वो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन सके, ठीक है, ह्यूमन राइट्स तक कमिटेड रह सके, सस्टेनेबल वे में एनवायरनमेंट को डेवलप रख सके और अपने आप को सस्टेनेबल वे में जिए, सबकी ग्लोबल वेलबींग के लिए हम कर रहे, देयरफॉर रिफ्लेक्टिंग का ट्रूली ग्लोबल, सिंपल बात है कि वो ट्रूली ग्लोबल सिटीजन बन सके, ठीक है। इसके अलावा और इनिशिएटिव लिए गए हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, जैसे ई लर्निंग को एक्सपेंड किया गया थ्रू दीक्षा पोर्टल, मनोदर्पण आपको पता है स्पेशली मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च किया गया, ठीक। कुछ बच्चे जो डिप्रेशन में चले जाते हैं तो उन बच्चों के लिए लॉन्च किया गया, सो दैट हम उनको हेल्थ केयर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब सार्थक स्कीम क्या करता था, स्टूडेंट्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन, ये डेवलप किया गया किसके द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, जो कि एक सुजेस्टिव इम्प्लीमेंटेशन प्लान है किसका, स्कूल एजुकेशन का। मतलब कि उन्होंने बोला कि आप इस प्लान को इम्प्लीमेंट करो, तो किसने सुजेस्ट किया था, किसका डेवलप किया गया, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी के द्वारा, ठीक है। प्लान को इम्प्लीमेंट किया गया था, सो इस प्लान को इम्प्लीमेंट इसलिए किया गया था सो दैट हम कुछ जो ऑब्जेक्टिव्स हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को उनको फुलफिल कर सकें। सबसे पहले जो करिकुलर रिफॉर्म्स हैं, जैसे न्यू नेशनल और स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क स्कूल एजुकेशन के लिए और अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के, उनको ट्रांसफॉर्म कर सकें। सेकेंड है कि हम फोकस कर सकें सो दैट हम जो बच्चों को एनरोलमेंट रेशो बढ़ा सकें, इंप्रूव कर सकें हर एक लेवल पे, चाहे प्राइमरी लेवल, एलिमेंट्री लेवल, सेकेंडरी लेवल, और जो ड्रॉप आउट होते हैं बच्चे फाइनेंशियल रीजन या कुछ भी रीजन की वजह से, उनको रिड्यूस कर सकें। हम क्या कर सकें, अर्ली चाइल्डहुड केयर को क्वालिटी को बढ़ा सकें, और यूनिवर्सल हम क्या कर सकें, फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी को बच्चों तक पहुंचा सकें बाय ग्रेड पे, ठीक है। मतलब हर एक बच्चे को काउंटिंग वाउंटिंग ये सब जो थोड़ी बहुत ही चीज़ें वो आनी चाहिए, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, वोकेशनल एजुकेशन इंप्लीमेंट करेंगे। वोकेशनल मतलब एक तरह का ट्रेनिंग टाइप होती है, ठीक है। स्पोर्ट्स, आर्ट्स, नॉलेज ऑफ इंडिया, अपने हेरिटेज कल्चर, 21st सेंचुरी स्किल्स जैसे जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी होगी, वैल्यूज ऑफ सिटीजनशिप, अवेयरनेस ऑफ एनवायरनमेंट कंजर्वेशन, इन सब के बारे में बच्चों को समझा सकें। ये फोकस करेगा एक्सपेरिमेंटल लर्निंग पे, ठीक है। थ्योरेटिकल से ज़्यादा ही ट्रेनिंग पे प्रोवाइड करेगा, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग पे। इसमें हमारा क्या है कि हम टीचर की जो एजुकेशन प्रोग्राम्स हैं उनकी क्वालिटी को भी इंप्रूव करेंगे। सार्थक टाइम ये कि हम क्या कर सकें, जो भी नेशनल और जो ग्लोबल चैलेंजेस हैं हमारे प्रेजेंट में या जो फ्यूचर में, उनको पूरे कर सकें और स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकें कि वो 21 सेंचुरी में अपनी जो स्किल्स उन्हें चाहिए वो डेवलप करें, इंडिया के ट्रेडिशन, कल्चर, वैल्यू सिस्टम को अपने दिमाग में रखें, ठीक है। ये नहीं कि मतलब मॉडर्न बनते रहो और अपने ट्रेडिशनल व्यूज, नहीं, हमें क्या करना है, वी हैव टू, हमें इस तरह से मॉडर्न बनना है कि हम अपने ट्रेडिशंस को भी याद रखें, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं छोटी छोटी न्यूज़ पर, दैट इज द सीचल्स, काफ़ी बड़ी न्यूज़ में रहता है। अभी क्या है, ऑल इंडिया एट इंडिया सीचल्स हाई लेवल वर्चुअल इवेंट, अभी इंडिया और सीचल्स में हाई लेवल वर्चुअल इवेंट हुआ है, तो इसमें हमारे जो पीएम है उन्होंने हाईलाइट किया है कि सीचल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडियाज विजन ऑफ सागर, दैट इज द सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑल इन द रीजन। अकॉर्डिंग टू दिस विजन, इंडिया कुछ भी करेगा सो दैट वो क्या कर सके, अपने मेन लैंड को क्या कर सके, सेफगार्ड कर सके, आइलैंड्स को सेफ रख सके और उनके इंटरेस्ट को सेफ रखें, ठीक है। इसके अलावा इंडिया ने ये बोला कि हम क्या कर रहे हैं, इंडियन ओशन रीजन को सेफ और सिक्योर और स्टेबल बनाने के लिए भी काम करते हैं। इसके अलावा इंडिया ने बोला है हैंडेड ओवर अ मेड इन इंडिया फास्ट पेट्रोल वेसल, किसको, सीचल कोस्ट गार्ड पे हमने प्रोवाइड किया, सो दैट हम क्या कर सके, सीचल के जो मैराइन सोर्सेज है उनको हम प्रोटेक्ट कर सके। अब आपको ये पता होना चाहिए कंट्री कहाँ पे है, इंडियन आइलैंड में, आइलैंड है, ठीक है, इंडियन ओशन में, सॉरी। नेक्स्ट है इंटरनेशनल मॉनिटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी, फाइनेंस मिनिस्टर ने अभी क्या किया है,
इसको अटेंड किया, इस मीटिंग को। ये मीटिंग है IMF की, ठीक है। IMFSC ने क्या किया है, IMF के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को एडवाइस किया और रिपोर्ट किया कि किस तरह से आप इंटरनेशनल मॉनिटरी फाइनेंशियल सिस्टम को मैनेज कर सकते हो, सुपरवाइज कर सकते हो, ठीक है। जिसकी वजह से मतलब कि और जैसे अगर कोई सिस्टम डिस्टर्ब होता है जैसे कोरोना की वजह से है, तो इन सब आप इवेंट्स में किस तरह से रिस्पॉन्ड कर सकते हो। हाउएवर IMFSC में कोई भी सच फॉर्मल डिसीजन नहीं लेते या कोई डिसीजन बनाने की उसको पावर नहीं होती, लेकिन ये एक तरह का मतलब स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन आपको शो करते हैं। एक तरह का DPSP है ना, जैसे लीगल बाउंडिंग नहीं होती, लेकिन आपको एक डायरेक्शन शो करते हैं, ठीक है। IMFC में 24 मेंबर होते हैं, जिसमें हर एक सेंट्रल बैंक के गवर्नर से जो मिनिस्टर्स होते हैं, और ये जो बॉडी है 1 साल में 2 बार मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वासार्स। क्वासार्स क्या है, एक तरह का ल्यूमिनस कोर्स एंड डिस्टेंस गैलेक्सीज का, जो आपको हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से डिफरेंट जो हमारी गैलेक्सीज है, जो दूर गैलेक्सीज हैं, उसमें से कुछ चमकती हुई कोर्स हैं दैट आर पावर्ड बाय द सुपरमेसिव ब्लैक होल्स। ये क्या करती है, ये डिटरमाइन करती है किस तरह से जो यूनिवर्स है वो एक्सपेंड हो रहा है, और कुछ हमारी जो मिस्ट्रीज हैं जैसे डार्क मैटर, इन सब की मिस्ट्रीज को एड्रेस करती हैं। मतलब साइंटिस्ट ने भी फाउंडेड किया जो क्वासर्स हैं वो रैप हो गए हैं बाय द नेचुरली ऑकरिंग कॉस्मिक लेंस, और वो 4 सिमिलर इमेज में स्प्लिट हुए हैं, ठीक है। म्यून्स के रिसेंटली के मोएल 2 एक्सपेरिमेंट जो कंडक्ट किया गया है US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी की तरफ, उन्होंने बोला कि जो फंडामेंटल पार्टिकल जिन्हें मोस बोलते हैं, उनका जो बिहेवियर है वो डिफरेंट है जैसे हमने प्रेडिक्ट किया था स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स में, ठीक है। अब देखो मोन क्या होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल होता है और इसे क्लासीफाई किया जाता है वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट्री पार्टिकल होता है। जो मोन होता है वो 200 टाइम्स ज़्यादा भारी होता है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है उससे 200 गुना इसका मास ज़्यादा होता है। सब एटॉमिक पार्टिकल होता है, अनस्टेबल होता है और सर्वाइविंग फॉर अ फ्रैक्शन, मतलब जो इसकी लाइफ होती है वो 1 सेकंड से भी बहुत ज़्यादा कम होती है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड मॉडल रिग्रेस थ्योरी है जिसमें ये बताते हैं कि 6 तरह के क्वार्क्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हिग्स बोसन 3 फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं, और किस तरह से जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं बिहेव करते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, ठीक है। लास्ट में आज की B1671, ये भाई इंडिया का डबल म्यूटेंट कोरोना वायरस का स्ट्रेन है जिसका नाम ये रखा गया है। डबल म्यूटेशन आपको पता है कब होती है, जब वायरस के जो 2 वेरिएंट्स हैं वो इकट्ठे आके एक थर्ड वेरिएंट बना देते हैं, ठीक है। इसको रिपोर्ट किया गया है इंडिया में किस कम्बिनेशन, मतलब जो ये वेरिएंट बना है वो इन 2 वेरिएंट से मिलकर बना है, ठीक है। जीनोम सीक्वेंसिंग इसमें कैरियर हो जाती है ऑन द लेटेस्ट सैंपल ऑफ द डबल म्यूटेंट वेरिएंट, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई लाइक करना, कोई डाउट हो कमेंट करना। तब तक बाय बाय, टाटा।